stand for supervisory. C stands for control. A stands for and. B stands for data. Acquisition. सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन यानी मतलब ये है कि अगर आपके पास डिफरेंट PLCs हैं, से फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ये PLC 1 है मेरी, या फॉर एग्जांपल इसे मैं कह सकता हूँ RTU रिमोट टर्मिनल यूनिट. PLC is a remote terminal unit, but every RTU cannot be a PLC. PLC can serve as RTU remote terminal unit, but every RTU cannot be a PLC. वो हम अभी देखेंगे कि RTU में और PLC में क्या फ़र्क है. फॉर एग्जांपल PLC 1 ये है मेरे पास, PLC 2 ये है, PLC 3 है, और कोई और RTU लगा हुआ है. RTU स्टैंड्स फॉर रिमोट टर्मिनल यूनिट. अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ये सीमेंस की है और ये फॉर एग्जांपल ABB की PLC है, ये फाटेक है, और ये RTU भी फॉर एग्जांपल मैं कहूँ किसी का लगा हुआ है, RTU 1 कोई एक है लगा हुआ. अब सीमेंस का जो प्रोटोकॉल है वो डिफरेंट है. सीमेंस के पास जो कम्युनिकेशन है जिस पे अभी हम कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड PPI प्रोटोकॉल है. और फॉर एग्जांपल इसे मैं कहूँ कि अगर ये ABB की PLC है, इसका प्रोटोकॉल डिफरेंट है. ABB का अपना प्रोटोकॉल होगा, ABB ड्राइवर होगा इसका कोई जो ABB से लेगा, फैटेक का अपना कोई ड्राइवर होगा. इस तरह इस RTU का ड्राइवर फॉर एग्जांपल SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल का ड्राइवर है. अब अगर आपके पास एक PLC सीमेंस की लगी हुई थी, पहले प्लांट पे आपका काम चल रहा था, से फॉर एग्जांपल आपका जो प्लांट था वो RO प्लांट था, रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट था, जो आपके पानी की बॉटल्स वगैरह जो हम ये रिफ़िल करते हैं, प्योरीफिकेशन करते हैं वाटर की, वो RO प्लांट कहलाता है. RO प्लांट था आपका. प्लांट माशाल्लाह सेल अच्छी हुई, बिजनेस अच्छा हुआ, आपने एक और प्लांट लगाया और आप ये चाहते हैं कि पूरे जो भी प्लांट में जितनी भी मेरे पास ये डिवाइसेस लगी हुई हैं सारी की सारी, इनका डाटा जो है मुझे एक सेंट्रल स्टेशन पे मिलना चाहिए. इसे हम कहते हैं MTU मास्टर टर्मिनल यूनिट पे मिलना चाहिए. और इस मास्टर टर्मिनल यूनिट से मैं चाहता हूँ कि कहीं भी किसी और जगह पर इस डाटा को मैं ट्रांसमिट करूँ. से फॉर एग्जांपल ये मेरे पास इस्लामाबाद में कोई स्टेशन है एंड आई हैव अनदर स्टेशन इन कराची, और वहाँ पर मैं चाहता हूँ कि डाटा मेरा तमाम प्लांट का मिलता रहे. फॉर एग्जांपल मेरा जो हेडक्वार्टर है वो प्लांट सारा कराची में है और वहाँ पर मुझे रिपोर्टिंग चाहिए. तो उसके लिए मुझे चाहिए जो सिस्टम वो कहलाएगा SCADA, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन, जिससे कि मैं न सिर्फ इन तमाम प्लांट्स के स्टेटस को मॉनिटर कर सकूँ बल्कि इनको कंट्रोल भी कर सकूँ यहाँ से. राइट. अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो कुछ भी अभी स्टडी किया वो एक PLC को स्टडी किया, जो PLC आपके सामने S7200 PLC है, उसको हमने स्टडी किया. हमारे पास जो PLC है बेसिकली वो अगर आप देखें जिसको हमने स्टडी किया वो है हमारे पास सीमेंस का CPU है, दैट इज़ S7-200 CPU था, और इसमें CPU हमारा 224 था. इसमें AC, DC और रिले था. इसमें भी पता है कुछ इनपुट्स थी, इनपुट 0.0 से लेके फॉर एग्जांपल इनपुट 0.7 और इनपुट 1.0 से लेके इनपुट 1.5 तक, ये इनपुट्स हैं. इसी तरह से इसकी आउटपुट्स हैं, दैट इज़ इनपुट कितनी हो गई, टोटल 14 इनपुट्स हैं इसकी. राइट. और आउटपुट्स हैं हमारे पास Q0.0 से लेके Q0.7 और Q1.0 से लेके Q1.1 तक ये आउटपुट्स आते हैं. अब ये जितने भी हमारे पास इनपुट्स एंड आउटपुट्स हैं ये बेसिकली आपको पता है एक आई मेमोरी है,
उसमें इनपुट लिखी जाती हैं। क्यू मेमोरी, इसमें आउटपुट लिखी जाती है। इसके अलावा आपको ये पता है इसमें वी मेमोरी भी है, जिसे हम ग्लोबल मेमोरी कहते हैं, राइट। इसी तरह से एम मेमोरी है, एल मेमोरी है, और कौन सी है इसमें, काउंटर्स हैं, टाइमर्स हैं। ये सारे वेरिएबल्स हमने पिछले दिनों पढ़े हैं। एनालॉग इनपुट वर्ड है, 0 एनालॉग इनपुट वर्ड, और एनालॉग आउटपुट वर्ड मौजूद है इसमें अंदर। ये सारे क्या है, मेमोरीज हैं। मेमोरीज किस तरह से ऑर्गेनाइज होती हैं, जैसे कि पहले भी हमने कई दफ़ा स्टडी किया कि मेमोरी जो है उसका मिनिमम जो साइज़ है वो क्या हो सकता है, 1 बिट का साइज हो सकता है। अगर मैं कहूँ कि ये इनपुट बाइट 0 है मेरा, तो इसकी जो 1 बिट है दिस वन इज कॉल्ड इनपुट 0.0, और पूरा जो ये 8 बिट है ये कहलाएगा इनपुट बाइट 0, राइट। इसी तरह से हर वेरिएबल का अपना एक नाम है, जैसे V0 VB0 स्टैंड्स फॉर वी मेमोरी का बाइट 0, V0.0 इसका मतलब है कि वी मेमोरी बाइट 0 की 0 बिट, VW0 का मतलब है वर्ड, वी वर्ड का 0 वर्ड। तो ये सबके एड्रेसेस मौजूद हैं। अब इसके अंदर जितना भी हार्डवेयर है, जो भी डाटा हम इनपुट या आउटपुट करते हैं या जो डाटा मैनिपुलेट करते हैं, वो सारा किसी ना किसी रजिस्टर में स्टोर रहता है, और उस रजिस्टर को हम एक्सेस करते हैं किसी भी रिमोट लोकेशन पे। उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं और उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए इसमें जो आपको पता है एक पोर्शन है जो कि सब कहते हैं कम्युनिकेशन पोर्ट। इसमें एक कम्युनिकेशन पोर्ट है आपके पास S7 CPU 224 में, और CPU 224 XP में 2 कम्युनिकेशन पोर्ट्स मौजूद हैं। और ये कम्युनिकेशन पोर्ट है, ये कहता है कि RS485 है स्टैंडर्ड से। अब ये RS485 क्या है, RS232 क्या है, ये और सीरियल कम्युनिकेशन क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो आपने देखा है जो लगा हुआ है कनेक्टर, वो 9 पिन कनेक्टर है, जिसे DB9 कहते हैं। 9 पिन कनेक्टर है ये, और इसी से सारा डाटा आपने देखा, हमने प्रोग्राम भी किया थ्रू कंप्यूटर। प्रोग्राम पूरा डाउनलोड करते हैं, प्रोग्राम अपलोड करते हैं, किसी भी वेरिएबल को मॉनिटर करते हैं, तो वो इसी कम्युनिकेशन पोर्ट से कर रहे होते हैं। तो अब डाटा जो है बेसिकली वो किस तरह से इस मशीन से निकल कर कंप्यूटर तक आता है और किस तरह से इस कंप्यूटर से इस मशीन तक जाता है, उसको हम स्टडी करेंगे इस स्कैडा के अपने सेशन के अंदर साथ, राइट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो बसेज हैं वो क्या चीज़ है। अगर हम देखें कि जिस पे कि डाटा कम्युनिकेट होता है, 2 तरह की उस पर हमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक कहलाते हैं हार्डवेयर बस, एक कहलाती है सॉफ्टवेयर बस। अगर हम कहें कि डाटा बस क्या चीज़ है, डाटा बस में अगर हम 2 इसमें क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक को हम लिख सकते हैं हार्डवेयर में, हार्डवेयर बस, और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में मिसाल के तौर पर आपने देखो कि प्रिंटर का केबल है आपके पास, ठीक है, जिसमें हार्डवेयर में प्रिंटर केबल, जैसे DB25 पहले आया करती थी, आजकल क्या आ रहा है, USB केबल आ रही है, यूनिवर्सल सीरियल बस जिसे हम कहते हैं, उसकी केबल है। इसके अलावा हमारे पास सीरियल केबल है, जैसे हमारे पास ये कंप्यूटर से एक वायर निकल के इस वक्त जा रही है RS232 से निकल के, और वहाँ RS485 बन रही है। ये बेसिकली क्या है, हार्डवेयर लिंक्स है, जो तारों के जरिए भी हो सकता है। इसके अलावा रेडियो भी हो सकता है कि रेडियो पे हम कम्युनिकेट करें। इसके अलावा फाइबर भी हो सकता है, फाइबर लिंक भी हो सकता है। तो ये सारे क्या है, हार्डवेयर लिंक है, डाटा को फिजिकल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जो मीडिया रिक्वायर्ड है इज कॉल्ड हार्डवेयर बस, और सॉफ्टवेयर बस इज कॉल्ड ड्राइवर्स। मिसाल के तौर पर आप एक प्रिंटर खरीद के लाते हैं घर पे, उस प्रिंटर के साथ उसके एक ड्राइवर की सीडी देता है वो आपको। क्यों? अगर आप डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे, अब तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हम कहते हैं प्लग एंड प्ले, यानी उनके ड्राइवर ऑलरेडी विंडोज़ में मौजूद होते हैं बिल्ट इन। लेकिन कोई ऐसा टिपिकल आप ले आए, प्रिंटर उठाता है जिसका कि ड्राइवर मौजूद नहीं था, तो वो आपसे पहले सर्च करेगा, विंडोज सर्च करेगी, वो कहेगी ड्राइवर नॉट फाउंड, डू यू हैव एनी CD,
तो आप वो लोकेशन बता दें कहाँ से ड्राइवर उठाना है तो आप बता दें। बेसिकली ड्राइवर क्या है, डाटा मैनेजमेंट है इसकी, डाटा प्रोटोकॉल जिसे हम कहते हैं कि प्रोटोकॉल क्या है, डाटा किस तरीके से एक मशीन से निकल के दूसरी मशीन में जाएगा। और सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट दी थी वो किसने दी थी, मॉडिकॉन वालों ने डेवलप की थी। मॉडिकॉन क्या है, मॉड्यूलर डिजिटल कंट्रोलर वालों का जो फर्स्ट पीएलसी जिन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था उनका हार्डवेयर था। और जो जनरल मोटर्स की रिक्वायरमेंट ये थी कि हम इस पीएलसी से, जो मॉडिकॉन की पीएलसी है, इससे डाटा रिमोट प्लेस पे ले जाएं। तो उन्होंने मॉडबस डेवलप करके दी। मॉडबस जो है बेसिकली क्या है, एक सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल है कि ये जो एक रजिस्टर है मेरे पास पीएलसी के अंदर, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि IB0 इनपुट बाइट 0, ये 8 बिट्स हैं। इन 8 बिट्स को एक मशीन से निकाल कर किसी कंप्यूटर तक पहुंचाना या किसी दूसरी मशीन के साथ लिंक करना, उसके लिए इस डाटा की सिक्योरिटी क्या है, यानी किस तरह से ये सारे बिट्स प्रॉपरली ऑर्गेनाइज वे में सेकंड मशीन तक पहुंच जाएं, चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे वो पीएलसी हो। तो इसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर बस। सॉफ्टवेयर बस में बहुत सारी आ जाती हैं, जिस तरह हमने देखा कि हार्डवेयर में हमारे पास USB है, सीरियल केबल है और रेडियो है, फाइबर है, ये फिजिकल लिंक है। इसी तरह से अगर हम सॉफ्टवेयर में देखें तो सॉफ्टवेयर में जो हमारे पास यूनिवर्सल सीरियल बस का ड्राइवर एक अलग है, USB। इसी तरह से हम कहते हैं हमारे पास जैसे मॉडबस, अभी मैंने बताया आपको कि ये मॉडिकॉन वालों की बस है। इस तरह SNMP, ये सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल एक बस है। इसी तरह से आपके पास जो बस है वो है DNP3, फिर 1553 एवियोनिक्स बस कहलाती है, जो एयरक्राफ्ट वगैरह में यूज़ होती है, जितनी कम्युनिकेशन वो, इसका प्रोटोकॉल अलग है। सिर्फ तरीक़ाकार ये है कि इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी हार्डवेयर पे या वायर के ज़रिए या वायरलेसली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसका डाटा मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल सबका डिफरेंट होगा। अब हार्डवेयर में भी अगर हम देखें, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम इन तमाम बसेस को इस्तेमाल करना शुरू करें, कि कहीं रेडियो, कहीं फाइबर और कहीं पे हम कहते हैं कि जी RS485, कहीं पे कहते हैं RS232। बेसिकली इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई हमें? बेसिकली अगर हम देखें हमारे पास जो कंप्यूटर है कोई भी, या कोई भी मशीन है, माइक्रो कंट्रोलर है, पीएलसी में क्या है, पीएलसी में भी एक माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हो रहा है। कंप्यूटर आपका जो है जिसमें हम काम कर रहे हैं इस वक्त, इसके अंदर भी मेमोरीज मौजूद हैं, इसमें रजिस्टर मौजूद हैं। तो बेसिक यूनिट जो है बिट के बाद जो कम्युनिकेट होता है वो होता है बाइट, बेसिकली कि हमें डाटा को बाइट वाइज कैसे ट्रांसमिट करना है। अब अगर हम ये देखें कि हमारे पास अगर कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर में जो डाटा है दैट इज जिसे हम कहते हैं TTL डाटा, ट्रांसफर लॉजिक का। जैसे 5 वोल्ट की डिवाइसेस थी पहले, सारा कुछ 5 वोल्ट पे चलती, कोई भी IC है, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, सब 5 वोल्ट, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर। अब जो आ गई वो आ गई 3.3 वोल्ट की डिवाइसेस आ गई। जो लेटेस्ट माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर 3.3 वोल्ट। अब अगर कोई भी रजिस्टर अगर मैं देखूं, फॉर एग्जांपल ये एक मशीन है मेरे पास, इस मशीन में एक बाइट पड़ा हुआ है, वो बाइट कोई भी हो सकता है, वो V बाइट भी हो सकता है, वो L बाइट हो सकता है, वो इनपुट बाइट हो सकता है, वो Q बाइट हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इस बाइट को इस मशीन से निकाल कर मुझे अगर कहीं पहुंचाना हो तो इसके लिए मिनिमम कितने वायर्स चाहिए? एक बाइट ट्रांसमिट करने के लिए 8 वायर्स चाहिए। 8 वायर्स पे ये एक मशीन से दूसरी मशीन तक ट्रांसफर होगा, मिनिमम तो ये है। ये मैं कहता हूँ स्टेशन 1 और स्टेशन 2, 8 वायर जो डाटा के लिए चाहिए। फिर एक वायर क्या चाहिए मुझे इसके लिए? राइट करने के लिए चाहिए कि डाटा को राइट करना है मुझे। फिर एक वायर चाहिए जो डाटा को मुझे रीड करने के लिए चाहिए कि डाटा रीड करना है मुझे। तो कम से कम ये कितनी वायर हो गई? 8 तो 10 वायर तो मुझे चाहिए रीड राइट करने। फिर सेकंड चीज़ जो मैटर करती है वो मैटर करती है डिस्टेंस, जो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है वो कितना है। अगर फॉर एग्जांपल डिस्टेंस से फॉर एग्जांपल विदिन 5 फीट से ज़्यादा नहीं है तो चले मैं डिजिटल डाटा भेज सकता हूँ, क्योंकि डिजिटल जो TTL डाटा है इसकी जो लो और हाई दैट इज 0 और 1 दैट इज 0 और +5 वोल्ट, इसकी जो बैंड है वो बहुत नैरो है। अगर फॉर एग्जांपल 4.8 वोल्ट से लेस हो जाए तो एक्सेप्टेबल नहीं है,
5.2 से ऊपर ग्रेटर हो जाए तो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी तरह ये 1 के लिए है, 0 के लिए भी डिफाइन है कि 1.2 वोल्ट और से फॉर एग्जांपल 0.80 वोल्ट के दरमियान हो तो इसको 0 कंसीडर करेगा ये। अब अगर डिस्टेंस बढ़ जाता है, फॉर एग्जांपल ये इतना डिस्टेंस बढ़ जाता है 15 फुट, 20 फुट, 30 फुट, क्योंकि इंडस्ट्री में आपको पता है डिवाइसेस किलोमीटर्स में इंस्टॉल्ड होते हैं कि एक प्लांट लगा हुआ है 1 किलोमीटर दूर सेंट्रल स्टेशन मेरा कहीं और मौजूद है, तो उसके लिए पैरेलल डाटा कम्युनिकेशन अगर की जाए तो एक तो ये है कि आपका ये वायर बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। फिर इसके अलावा आपके पास डाटा एटेन्यूएशन, जो वोल्टेज एटेन्यूएशन की वजह से डाटा गार्बेज बहुत ज़्यादा होगा इससे और सिक्योरिटी नहीं होगी इसके अंदर। तो उस सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो लेवल है जो रेकमेंड करते हैं TTL का, ये 5 फुट 10 फुट से ऊपर रेकमेंड नहीं करते कि आप इससे ज़्यादा ट्रांसमिट नहीं कर सकते पैरेलल बस पे जो 5 वोल्ट का लेवल है। फिर अब क्या करें कि इस मशीन को दूसरी मशीन से कम्युनिकेट भी करवाना है, तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल अपनाया गया वो बेसिकली कहलाता है सीरियल प्रोटोकॉल। सीरियल प्रोटोकॉल क्या है कि डाटा को आपने तमाम डाटा को बिट बाय बिट यानी एक एक बिट करके भेजना है। अगर 8 बिट है तो आपने बिट वाइज में कन्वर्ट करना है इन्हें और फिर ये डाटा एक मशीन से दूसरी मशीन तक ट्रांसफर होगा। लेकिन अब इसको कम्युनिकेट करने का तरीक़ाकार क्या है, इसकी सिक्योरिटी क्या है, इस डाटा प्रॉपर पहुँचा या नहीं पहुँचा, तो उसके लिए मुख्तलिफ तरीके हैं। सबसे जो लो लेवल हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद है इस कॉल्ड पैरिटी। क्या हम देख लें कि डाटा की पैरिटी क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ वंस जो हैं वो हमारे पास ऑड है या इवन है, उस तरह से हम एक बिट और ऐड कर दें तो ये बताए कि नंबर ऑफ वन जो है वो इवन आ रहे हैं या ऑड आ रहे हैं। रिसीविंग एंड पे जब रिसीव होता है तो पता लगता है कि ठीक है जी ये अगर इवन पैरिटी थी और नंबर ऑफ वंस भी इवन है तो इसका मतलब डाटा एक्सेप्टेबल है। लेकिन ये तो कोई भी 2 बिट अगर इंटरचेंज हो जाए तो हमारी पैरिटी दोबारा वापस वही आ सकती है। तो एज पैरिटी पे हम वो नहीं कर सकते, ट्रस्ट नहीं कर सकते। फिर डाटा की सिंक्रोनाइजेशन कि जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है इस मशीन से, वो इस मशीन को कैसे पता लगेगा कि मुझे प्रॉपर डाटा रिसीव हुआ है, तो उसके लिए मजीद कुछ बिट्स ऐड करनी पड़ेगी इसके अंदर हमें, जो कि सिंक्रोनाइजेशन बिट्स कहलाएंगी। सिंक्रोनाइजेशन बिट्स में क्या चीज़ आ जाती है, अगर हम देखें एक तो हमारे पास लिमिटेशन आ गई डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए हमें कोई ना कोई ऐसी हार्डवेयर बस चाहिए जो लॉन्ग डिस्टेंस पे कम्युनिकेट करवा सके। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि ये जो एंड मेरा है दिस वन, ये मेरे पास TTL लेवल है, इसको मैं कन्वर्ट कर लूँ लेवल कन्वर्टर से, कन्वर्ट करके इसको मैं यहाँ पर मेरे पास फॉर एग्जांपल 0 और 5 वोल्ट था, इसे मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ से फॉर एग्जांपल +-3 से लेके +-18 वोल्ट तक मैं इसको लेवल को कन्वर्ट कर लेता हूँ। दैट इज से फॉर एग्जांपल 1 जो है वो हो जाए -3 वोल्ट से लेके -18 वोल्ट तक और 0 जो है वो कन्वर्ट हो जाए +3 वोल्ट से लेके +18 वोल्ट तक। यानी एक डिवाइस है, हार्डवेयर है, जिसमें अगर इसको 1 मिलता है तो आउटपुट में ये से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 1 = -6 वोल्ट और 0 = +6 वोल्ट। अब मेरे पास वोल्टेज लेवल चेंज हो गए और जब सेकेंड एंड पे मैं इसको रिसीव करूँगा तो अगेन आई विल कन्वर्ट माई लेवल फ्रॉम से इसमें ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड है वोल्टेज कन्वर्जन कैसे कहते हैं RS-232। रेकमेंडेड स्टैंडर्ड फॉर कम्युनिकेशन इज 232, जिसमें कि डाटा TTL से कन्वर्ट होकर +-3 से +-18 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है ताकि लॉन्ग डिस्टेंस तक कम्युनिकेट करवा सकें। अप टू 50 फीट तक आप डाटा कम्युनिकेट करवा सकते हैं इसके ऊपर RS-232। यानी जब ये लेवल कन्वर्टर इस डाटा को कन्वर्ट करेगा और यहाँ पर डाटा रिसीव होगा तो ये अगेन इसको TTL में कन्वर्ट कर देगा और जो दूसरी मशीन है मेरे पास उसको ये डाटा मिल जाएगा। तो इसका मतलब है हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट ये हुई कि टू कम्युनिकेट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस वी हैव टू कन्वर्ट द वोल्टेज लेवल फ्रॉम TTL टू से फॉर एग्जांपल RS-232 लेवल, ताकि हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करवा सकें। और या फिर इससे भी ज़्यादा कम्युनिकेट करवाना हो तो फिर हम क्या करते हैं RS-485 पे चले जाते हैं। इससे हम अप टू 2 किलोमीटर तक डाटा कम्युनिकेट करवा सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इससे भी ज़्यादा कम्युनिकेट करवाना हो तो फिर हम क्या करते हैं, हम चले जाते हैं फाइबर पे। फाइबर पे आप काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेट करवा सकते हैं, इवन मल्टीपल किलोमीटर्स में। यहाँ से कराची तक डाटा लोग भेजना है, फाइबर लिंक्स पे डाटा आ रहा है। फिर आप चाहते हैं कि 2 कंट्रीज़ के दरमियान कम्युनिकेट करवाना है, फिर आप आ जाते हैं रेडियोज़ पे या सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जैसे आपको पता है वायरलेस कम्युनिकेशन हो रही है। तो बेसिकली ये जो मीडियाज़ हैं ये जस्ट वोल्टेज लेवल को या तो लाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर आपके पास फ्रिक्वेंसीज पे कन्वर्ट कर रहे हैं
या वोल्टेज लेवल चेंज कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं हार्डवेयर बसेस। लेकिन अब इसके साथ जो 8 बिट है दूसरा स्टेशन है, इसके साथ आपको एक चाहिए ट्रांसमिट डाटा, जो ट्रांसमिट कर रहा है यहाँ से एक डाटा होगा, रिसीव डाटा जो डाटा रिसीव करेगा, 2 लाइन्स तो आपको ये चाहिए, और एक चाहिए कॉमन ग्राउंड, 3 लाइन्स पे कम्युनिकेशन होगी आपकी। यानी यहाँ से जो डाटा निकलेगा इससे वो ट्रांसमिट होगा इसके लिए, यहाँ से जो डाटा आएगा वो ट्रांसमिट होगा इस मशीन के लिए, और दोनों के ग्राउंड कॉमन होने चाहिए आपस में RS-232 के लिए। तो इसे हम कहते हैं ग्राउंडेड कम्युनिकेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और डाटा जो है इसमें कन्वर्ट हो गया ±3 से लेके ±18 वोल्ट के दरमियान कहीं भी हो, तो ये RS-232 लेवल एक्सेप्ट कर लेता है इसको, राइट। लेकिन इसके साथ अब ये कैसे पता लगे कि स्टेशन को कि दूसरा स्टेशन रिसीवर डाटा लेने के लिए या नहीं। पहले ज़माने में जब हमारे पास जिसे हम कहते हैं नल मॉडेम कन्फिगरेशन नहीं थी और 25 पिन के कनेक्टर थे, उसके अंदर ना सिर्फ डाटा था, इसके अलावा इसके पास प्रोटोकॉल थे, हैंडशेक। हैंडशेक क्या है? डाटा टर्मिनल रेडी, डाटा इक्विपमेंट रेडी, डाटा रिसीव, ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ वायर्स आती थी, साथ जो बताती थी। मिसाल के तौर 2 मशीन है, एक ये फास्टर मशीन है, एक स्लोअर मशीन है। तो ये मशीन जो है जब तक डाटा लेने के लिए एक्सेप्ट नहीं करेगी उसे उस वक्त तक ये डाटा नहीं भेजेगा। तो जब तक हैंडशेक नहीं होगा डाटा कम्युनिकेट नहीं हो सकता। अब नल मॉडेम में आपको इसकी ज़रूरत नहीं होती, हैंडशेक की ऐसी ज़रूरत नहीं होती। हैंडशेक के लिए क्या होता है, इसमें जो आपके डाटा है इसके साथ मजीद बिट्स ऐड होती है। इसमें एक स्टार्ट बिट आ जाती है, स्टार्ट बिट ये बताती है कि आप कम्युनिकेशन स्टार्ट होने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जब भी स्टार्ट करते हैं, टेलीफोन उठाते हैं, दूसरे उठाते हैं, तो पहले हेलो कहते हैं। हेलो का मतलब है अब हम बात शुरू करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट बात नहीं करना शुरू करते हैं। फिर आप क्या करते हैं, फ़ोन पे पूछते हैं कि फलां साहब बात कर रहे हैं। ये क्यों करते हैं? इसलिए कि डाटा सही आदमी तक पहुँचे। ये ना हो कि फ़ोन उठाते ही बता दिए कल 5 बजे आना है, किसको बताया? आपको बताइए। जब तक ये कन्फर्मेशन नहीं होगी, हेलो आप कौन बात कर रहे हैं, मैं फलां बात कर रहा हूँ, और उसके बाद मैसेज। यहाँ आपने क्या किया, सिक्योर कम्युनिकेशन की। तो डिजिटल कम्युनिकेशन में भी सारा कुछ क्या है, सिक्योर कम्युनिकेशन के डाटा को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे किस तरह सिक्योर भेजा जाए और कैसे सिंक्रोनाइज किया जाए, और अगर कोई डाटा गार्बेज होता है तो उसका पता कैसे लगाया जाए। मिसाल के तौर पर इंडस्ट्री में आप देखें हज़ारों बिट्स काम कर रही होती हैं, कहीं पे कोई लेट ओपन हो रहा है, कहीं पे कोई लैंप ओपन हो रहा है, कहीं कोई वैल्व खुल रहा है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर डाटा गार्बेज होना शुरू हो जाए तो हमारी फैक्ट्रीज 1 सेकंड भी नहीं चल सकती। तो इन तमाम की सिक्योरिटी इंटीग्रेशन के लिए, सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये डाटा प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, मुख्तलिफ कंपनीज ने बनाए हैं, हर कंपनी अपने बनाए हैं, ताकि जो डाटा है वो सिक्योर वे में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ट्रांसमिट हो। तो स्टार्ट बिट हो गई जिसमें ये पता लगा कि अब डाटा स्टार्ट होने वाला है। फिर अगर हम इसे देखें, अगर जो हमारे पास एक बाइट है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरे पास इनपुट बाइट है, इनपुट बाइट 0, इसकी 8 बिट्स हैं, और इनमें मुख्तलिफ वैल्यूज हैं, 0 1 1 0 0 1 1 0, कुछ भी हो सकते हैं इनपुट्स। अब अगर इसे मैं सीरियल वाइज प्लॉट करना शुरू करूँगा तो पहले एक 0 होगा, फिर 2 1 होंगे, फिर 2 0 होंगे, फिर 2 1 होंगे, और फिर एक 0 हो जाएगा। तो ये इस तरह से ये 2 1 हो गए, फिर ये 2 0 हो गए, फिर 2 1 हो गए, यानी 0 1 1, फिर 0 0, फिर 1 1 और फिर 0। लेकिन इससे पहले एक स्टार्ट बिट आएगी जो कि ऑलवेज लो होगी, ये इज कॉल्ड स्टार्ट बिट। जैसे ये एंड लो होगा तो सेकंड स्टेशन को पता लग जाएगा कि आप कभी ट्रांसमिशन होने वाली है। अब होने तो वाली है, लेकिन उसको अंडरस्टैंड कैसे करें? तो दोनों को पता होना चाहिए कि हमारा जो ट्रांसफर रेट है डाटा का वो क्या है, इट इज कॉल्ड बॉड रेट। नंबर ऑफ बिट्स कितनी आ रही, जैसे हमने पढ़ा हमारी पीएलसी का है 9.6 के बिट्स पर सेकेंड, यानी 9.6 किलो बिट्स पर सेकेंड पे हमारी कम्युनिकेशन होती है। अगर ट्रांसमिटिंग स्टेशन का जो रेट है वो कुछ और हो और रिसीविंग स्टेशन का रेट हो कुछ और हो तो डाटा कभी भी कम्युनिकेट नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर आपने किसी दोस्त को टाइम दिया कि कल 5 बजे पहुंचना है, आपकी घड़ी 2 घंटे लेट थी, तो आप दोनों कभी भी मीट नहीं कर सकते। क्लॉक सेम होनी चाहिए, दोनों को पता होना चाहिए कि डाटा रेट क्या है, यानी उसे ये पता है कि स्टार्ट बिट आने की कितनी देर बाद मैंने पहली बिट को सैंपल करना है।
रिसीविंग स्टेशन को ये पता है। तो जैसे ये फॉलिंग एज मिली, उसने उस टाइम का उसे पता है 9.6 से अगर ट्रांसमिट करें तो कितने बिट्स एक सेकंड में ट्रांसफर होंगी, उससे कितना टाइम बनेगा। यानी अगर मैं कहूँ 9600 बिट्स पर सेकेंड, तो इसका मतलब है 1/9600, ये मेरे पास टाइम आ जाएगा उसका बिट का। तो कितनी देर के बाद पहली बिट सैंपल होगी, उसके बाद कितनी देर बाद दूसरी बिट सैंपल होगी, उसके बाद तीसरी बिट सैंपल होगी, उसके बाद चौथी बिट सैंपल होगी, फिर ये 8 बिट सैंपल होगी, फिर उसके बाद स्टॉप बिट। ये ऑलवेज लो है और ये हाई, यानी कितना देर के लिए डाटा स्टेशन हाई रहे, ट्रांसमिशन का मतलब है कि कम्युनिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। 1 स्टॉप बिट भी हो सकती है, 2 स्टॉप बिट भी हो सकती है, और इसके साथ एक पैरिटी बिट, यानी इससे पहले एक आएगी वो एक कहलाएगी यहाँ पर पैरिटी, यानी नंबर ऑफ वंस इवन थे या ऑड थे, उस लिहाज से पैरिटी बिट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो। अब ये किसका काम है सारा करना? ये जितना भी सीरियल कम्युनिकेशन को जो चीज़ें मैनेज करती हैं वो डिवाइस कहलाती है यूआरट, यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। ये बेसिकली किस लिए होती है यूनिवर्सल असिंक्रोनस ट्रांसमीटर? ये सीरियल कम्युनिकेशन को मैनेज करती है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक मशीन है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास माइक्रो कंट्रोलर है। इस माइक्रो कंट्रोलर के पास 2 बिट्स हैं, एक डाटा है कंप्लीट डाटा, फॉर एग्जाम्पल इसने 8 बिट का डाटा ट्रांसमिट करना है, तो अगर इसके अंदर बिल्ट इन मौजूद नहीं है यूआरट, तो ये यूआरट यूज करेगा। इस यूआरट को ये 8 बिट का डाटा यहाँ रखेगा, इसके बाद इसके साथ कुछ हैंडशेक सिग्नल होंगे जिसमें होगा लैच, ये डाटा को लैच करो, और उसके बाद ट्रांसमिट कर दो, और रिसीव की इंटरप्ट आएगी इसके पास कि डाटा रिसीव हो गया। इसके पास 3 लाइन्स होंगी, एक ट्रांसमिट डाटा, एक रिसीव डाटा और एक ग्राउंड इसके पास। इसको एक क्रिस्टल ऑसिलेटर चाहिए, क्लॉक, जिसमें कि इसको बताएगा कि आपका बॉड रेट 9.6 के है। इस माइक्रो कंट्रोलर का काम है जस्ट इसको डाटा दे देना। इसका जो बफर है TX का बफर, जो कि 8 बिट का है फॉर एग्जाम्पल, इस 8 बिट में ये जो भी डाटा सिस्टम भेजना है, जो बाइट भेजना है, वो इसमें डाल देगा और इसे कहेगा ट्रांसमिट करो। बाकी जो बिट्स हैं जिसमें कि स्टार्ट बिट, है, फिर डाटा बिट्स हैं, फिर पैरिटी बिट है, फिर स्टॉप बिट्स, ये काम इस यूआरट का है। ये इसकी जिम्मेदारी है कि इसने ये पैकेट बनाकर और भेज देना, और जब इसके पास से डाटा चला जाएगा फिर ये इसको कहेगा मेरा बफर खाली हो गया, मुझे नया डाटा दे दिया। इसी तरह से अगर कहीं से डाटा इसके RX पर रिसीव होता है, यहाँ पर इसके बफर में आता है, इसका बफर है RX बफर, इसमें से स्टार्ट बिट को ख़त्म करना, पैरिटी बिट को चेक करना, स्टॉप बिट हटा के डाटा निकालना, और डाटा निकाल के बफर में आएगा तो इसको कहेगा मेरे रिसीव बफर में डाटा आ गया, मुझसे ले लें। तो माइक्रो कंट्रोलर का काम जिसको जैसे हम कहते हैं खत भेजना है, यहाँ से कराची भेजना है, हमारा काम क्या है, खत लिख के डाकखाने में डालना। आगे डाकिए का काम है, उसको निकालेगा, उसको से एड्रेस नोट करेगा, उसके बाद कहाँ पहुँचाना है, ट्रेन से जाना है, जहाज से जाना है, कराची में किस जगह किसको मिलना है, वो सारा काम उसका है। तो यूआरट का काम यही है, हमने जस्ट इसको डाटा दे दिया और इससे कहा कि आप भेज दो, और इसको बता दिया आपका बॉड रेट है, और कम्युनिकेशन इसने खुद इस्टेब्लिश करेगा। तो ये बेसिकली ये भी क्या करता है, ये TTL लेवल पे करता है, ये भी 0 and 5 वोल्ट पे कम्युनिकेशन करेगा। और इस डाटा को लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए फिर हम चेंज करते हैं प्रोटोकॉल्स, जो कि हार्डवेयर प्रोटोकॉल्स है, जिसके अंदर RS-232 आ जाता है, जिसके अंदर RS-485 आ जाता है, और इसके अंदर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं रेडियो आ जाता है और फाइबर आ जाता है। ये बेसिकली जस्ट डाटा की कन्वर्जन है, लेकिन अल्टीमेटली जो प्रोटोकॉल है पीछे वो आपके पास क्या है, ये यूआरट कंट्रोल कर रहा है पीछे डाटा में।
अब इसमें यह है कि ऑब्वियसली हमें पता है वायर पे जो हम डाटा कम्युनिकेशन कर सकते हैं उसका बाड रेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, जबकि फाइबर पे आप डाटा रेट बहुत ज़्यादा दे सकते हैं, वहाँ पर आपके पास डाटा डेफिनेशन नहीं होगी। इस तरह रेडियो पर भी आप एक लिमिटेड बैंडविड्थ का डाटा दे सकते हैं, तो उसमें क्या आ जाती है, बैंडविड्थ आ जाती है आपके पास। अब हम ये देखते हैं प्रैक्टिकली कि अगर कोई हमारे पास एक मशीन है जिसमें एक बाइट उठाकर हम कहीं देखना चाहते हैं तो सीरियली नज़र कैसे आएगा, हमें कैसे नज़र आएगा कि वो यूआर्ट। अब जो माइक्रो कंट्रोलर्स आ रहे हैं हमारे पास लेटेस्ट जितने भी, सब में यूआर्ट बिल्ट इन है। बिल्ट इन यूआर्ट सब में मौजूद है। अब मिसाल के तौर पर अगर हम कहें टिक माइक्रो कंट्रोलर, इसमें भी बिल्ट इन है, एवीआर माइक्रो कंट्रोलर इसमें भी बिल्ट इन है, आर्क माइक्रो कंट्रोलर, सब में यूआर्ट बिल्ट इन है। पहले ज़माने में जब हमारे पास मौजूद था 896 फाइबर में भी यूआर्ट मौजूद है, 8051 जो हमारी फैमिली है उसमें भी यूआर्ट मौजूद है। पहले जो CAT वगैरह आया करते थे और 8088 प्रोसेसर थे, इसके अंदर यूआर्ट नहीं थी, सब कुछ बाहर लगाना पड़ता था। अब क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर्स बन गए तो सारी चीज़ें रैम रोम IO पोर्ट्स यूआर्ट सारे कुछ बिल्ट इन डाल दिए। लेकिन उसके बावजूद भी जब कम्युनिकेशन कर रही है आपको, मिसाल जो मेरा जो PC है इसमें जो पोर्ट लगी हुई है सीरियल पोर्ट, ये जो PC की सीरियल पोर्ट है ये बेसिकली RS232 है। RS232 मतलब है इसके वोल्टेज लेवल जो है ±3 और ±3 के दरमियान हो सकते हैं ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, लेकिन इसके पीछे जो माइक्रो प्रोसेसर है वो 5 वोल्ट पे ही काम कर रहा होगा या 3.3 पे ही काम कर रहा होगा। तो हम यहाँ देखेंगे अभी कि ये जो लेवल्स है, इसके बाद आपने कन्वर्ट करना है तो 232 से आप RS485 में भी कर सकते हैं कन्वर्ट, जस्ट वोल्टेज लेवल ही कन्वर्ट कर रहे हैं। RS485 से आप फाइबर में कर सकते हैं, कन्वर्टर मिलते हैं बने बनाए मार्केट में, RS232 से RS485 कन्वर्टर, RS485 से फाइबर कम्युनिकेशन, फाइबर से रेडियो पे भी कर सकते हैं, रेडियो कम्युनिकेशन। जस्ट ये आप क्या कर रहे हैं, हार्डवेयर प्रोटोकॉल चेंज कर रहे हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर बस कौन सी इंप्लीमेंट होगी वो हमें ये बताएगी कि हम किस मशीन पर काम कर रहे हैं। सीमेंस पे कर रहे हैं तो उस पर PPI इंप्लीमेंट होगी, ABB पे कर रहे हैं या 71200 पे कर रहे हैं तो इथरनेट की बस आ जाएगी उसके अंदर, तो मुख्तलिफ प्रोटोकॉल है, किसी पे MPI आ जाएगी। तो अगर फॉर एग्जांपल डिफरेंट मशीन्स हैं तो हम ये करते हैं कि उनके जो प्रोटोकॉल्स हैं उस प्रोटोकॉल को सॉफ्टवेयर वाइज भी कन्वर्ट किया जा सकता है। PPI से MPI में जाना है, PPI से इंटरनेट में जाना है, PPI से फॉर एग्जांपल मुझे 1553 डाटा बस में जाना है, तो वो बसेस कन्वर्जन सॉफ्टवेयर की बेस्ड हो जाता है। डाटा को उतारना है और एक नई बस पे भेज देना है। मिसाल के तौर पर अमेरिका से आप एयरक्राफ्ट में आते हैं बैठकर, वो बस है, जितने लोग बैठे हैं वो सब डाटा है उसके अंदर। उस बस के प्रोटोकॉल सबको पता है जिन्होंने सफ़र किया है कि जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं आपको एक बोर्डिंग कार्ड इशू होता है, बोर्डिंग कार्ड लेकर आप जाते हैं, पासपोर्ट चेक होते हैं आपके, इसलिए कोई रॉन्ग एंट्री ना हो जाए जिससे कि डाटा गार्बेज हो जाता है, राइट। फिर एयरक्राफ्ट के प्रोटोकॉल में आप अमेरिका से बैठ के यहाँ तक आते हैं और आप यहाँ उतरते हैं अपने इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पे, यहाँ से आपने गुजरांवाला जाना है, वैगन में बैठ जाते हैं, वैगन की एक बस है उसका प्रोटोकॉल डिफरेंट है, तो यहाँ से जब उस वैगन में बैठे तो डाटा गार्बेज हो चुका होता है सारा, ठीक है, क्योंकि उसके प्रोटोकॉल डिफरेंट है। आपके कपड़े मैले हो जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल खिड़कियाँ खुली नहीं होंगी, एयरक्राफ्ट का मैनेज करने का तरीका अलग है, उसकी सिक्योरिटी प्रोसीजर्स अलग हैं, वो बताते हैं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपने क्या करना है, ऑक्सीजन मास्क गिरेगा, ये सब क्या है डाटा की सिक्योरिटी के लिए। लेकिन वैगन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो वो एक लो लेवल की बस हो गई हमारी। तो इसको हाई लेवल की बस में कन्वर्ट करने के लिए प्रॉपर जब तक प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट नहीं होगा, डाटा मैनेजमेंट नहीं होगा, उस वक्त डाटा सिक्योर वे में नहीं जा सकता, खासतौर पर क्रिटिकल डाटा। इस तरह से हम आम लोग हैं, हम आम डाटा है, हमारे जो वज़ीर आज़म सदर है वो VIP लोग हैं, वो स्पेशल डाटा है, उनके प्रोटोकॉल और डिफरेंट होंगे कि वो जब पहुँचे तो मजीद सिक्योरिटी उनकी ज़्यादा हो, उनके आगे 10 लोग होंगे, पीछे 10 लोग होंगे, इस तरह सिक्योर डाटा के आगे एक और बाइट होगा, पीछे एक बाइट होगा, जो ये इंश्योर करवाया कि जो बीच में डाटा आ रहा है वो सही जगह पहुँचेगा, इससे कोई हैक नहीं कर लेगा उसे, बीच में कोई गार्बेज बिट ऐड नहीं हो जाएगी, कोई ऐसा आदमी शामिल नहीं जाएगा जो कि प्रॉब्लम करे। तो ये सारी बेसिकली क्या है, डाटा मैनेजमेंट है कि एक जगह से दूसरे का डाटा को जब पहुँचाया जाए तो किस तरह से पहुँचाया जाए, और जब दूसरे का डाटा पहुँचे तो उस डाटा को निकाल कर सही प्लेस पर पहुँचाना वो किसका काम है, वो ड्राइवर का काम है, सॉफ्टवेयर ड्राइवर का काम है। हार्डवेयर ड्राइवर का काम तो है कि एक एंड से दूसरे एंड तक डाटा को भेजना, सॉफ्टवेयर ड्राइवर का काम है कि उस एंड से कैसे पहुँचाना है और रिसीव करके कैसे आइसोलेट करना है, ये उसी को पता होगा। कोड है, मिसाल के तौर पर एक शख्स कहता है कि जो ग्रीन शर्ट पहनकर आएगा वो हमारा खास आदमी है, जो रिसीव करने वाला को से ही पता होगा ग्रीन शर्ट पहन के आने वाला हमारे खास आदमी, तो क्या वो सिक्योरिटी बेटा ऐड कर लिया आपने, तो जब रिसीव करने वाला आएगा तो वो ग्रीन वाली शर्ट वाले को अलग कर लेगा, उसे पता होगा ये। तो इस तरह से हेडर्स फूटर्स लगाकर हम डाटा को सिक्योर करते हैं सर, इससे हम सॉफ्टवेयर बस बनाते हैं। हार्डवेयर बस हमारी कोई भी हो सकती है, RS232 जैसे हमारा कंप्यूटर है RS232 है,
PLC मेरी RS485 है, बीच में क्या हुआ, लिंक लग गया जिसने 232 को 485 में कन्वर्ट कर दिया। पहले हम ये देखेंगे कि बिट बाय बिट कन्वर्जन कैसे हो रही है, फिर हम ये देखेंगे 232 RS485 ये सारी बसेस इथरनेट ये सब बसेस हैं क्या, कैसे काम करते हैं। पहले हम देखते हैं किस तरह से हम एक मशीन से डाटा को सीरियल ट्रांसमिट करके उसको कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि वो प्रॉपर डाटा नजर कैसे आता है, राइट।